नमस्ते। आज हम भारत के एक बहुत ही खास कानून के बारे में बात करने वाले हैं, जैविक विविधता अधिनियम। ये एक ऐसा कानून है जो हमारी कुदरती दौलत को बचाता है। और देखिए, ये सिर्फ पेड़ पौधों या जानवरों के बारे में नहीं है। ये इस बड़े सवाल से भी जुड़ा है कि हमारी प्रकृति से जो फायदा होता है वो आखिर मिलना किसे चाहिए। तो चलिए इस सवाल पर जरा गहराई से सोचते हैं। हमारे जंगल, हमारी नदियां और सबसे जरूरी औषधीय पौधों का वो पारंपरिक ज्ञान जो पीढ़ियों से चला आ रहा है, इसका असली मालिक कौन है? ये सिर्फ एक किताबी सवाल नहीं है, बल्कि ये एक असली संघर्ष की जड़ है जिसका असर हमारे प्राकृतिक संसाधनों के भविष्य पर पड़ता है। और यही संघर्ष हमें एक बहुत ही चर्चित केस में देखने को मिला, दिव्या फार्मेसी बनाम भारत संघ। एक तरफ थी दिव्या फार्मेसी, जो एक भारतीय कंपनी है, और दूसरी तरफ था भारत संघ, जो देश की प्राकृतिक संपत्ति को बचाने के लिए खड़ा था। इस केस ने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। जो जैविक संसाधन है, उनसे होने वाले मुनाफे पर हक किसका है? कंपनियों का या उन समुदायों का जिन्होंने सदियों से इन संसाधनों को सहेजा है? दिव्या फार्मेसी का तर्क बड़ा सीधा सा था। उनका कहना था, हम एक भारतीय कंपनी हैं, तो हमें भारत के ही संसाधनों को इस्तेमाल करने के लिए कोई पैसा क्यों देना चाहिए। उनका मानना था कि ये जो फायदा बांटने वाला नियम है ना, ये सिर्फ विदेशी कंपनियों पर लागू होना चाहिए जो हमारे देश के संसाधनों का इस्तेमाल करना चाहती हैं। इस पूरे मामले की जो नींव है वो एक सिद्धांत पर टिकी है, जिसे कहते हैं एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग, यानी ABS। चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। मान लीजिए कोई कंपनी उत्तराखंड के जंगल से कोई खास जड़ी बूटी लेकर एक आयुर्वेदिक दवा बनाती है और खूब पैसा कमाती है। तो ABS का सिद्धांत कहता है कि उस कंपनी को अपने मुनाफे का एक हिस्सा वहां के स्थानीय लोगों के साथ बांटना होगा। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने, उनके पुरखों ने पीढ़ियों से उस जड़ी बूटी के ज्ञान को जिंदा रखा है। और पता है, अदालत ने भी इसी सिद्धांत पर मुहर लगाई। कोर्ट ने साफ कहा कि ये जो पारंपरिक ज्ञान है, ये किसी एक इंसान की प्रॉपर्टी नहीं है, ये पूरे समुदाय की संपत्ति है। इसलिए जो भी कंपनी इसका इस्तेमाल करके पैसा कमाएगी, उसे उस समुदाय के साथ मुनाफा बांटना ही होगा, फिर चाहे वो कंपनी भारतीय हो या विदेशी। ये पूरा संघर्ष, ये पूरी बहस एक ही कानून के इर्द गिर्द घूमती है, जैविक विविधता अधिनियम 2002। ये सिर्फ एक कानून नहीं है, बल्कि भारत की कुदरती विरासत को बचाने के लिए एक मजबूत ढाल है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर ये काम कैसे करता है। इस कानून के 3 बड़े लक्ष्य हैं, या कह सकते हैं कि 3 मजबूत स्तंभ हैं। पहला, हमारी जैव विविधता को बचाना, मतलब हमारे पेड़ पौधों और जीव जंतुओं की रक्षा करना। दूसरा, ये पक्का करना कि हम इन संसाधनों का इस्तेमाल ऐसे करें कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बचे रहें। और तीसरा, जो इस मामले में सबसे अहम है, वो है इन संसाधनों से होने वाले फायदों का सही और बराबर बंटवारा, जिसे हम ABS कहते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये सब सिर्फ कागजों पर तो नहीं है। मतलब ये कानून इन बड़े बड़े लक्ष्यों को हकीकत में कैसे बदलता है? इसके लिए एक बहुत ही सोचा समझा सिस्टम बनाया गया है। ये कानून एक 3 लेवल के सिस्टम से काम करता है। सबसे ऊपर है नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, यानी NBA, जो राष्ट्रीय स्तर पर काम करती है। फिर हर राज्य के लिए है स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड्स, यानी SBBs। और सबसे जरूरी, जमीनी स्तर पर, यानी गांव-गांव में है बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटीज, या BMCs। हर लेवल का अपना एक खास काम है। जैसे NBA ज्यादातर विदेशी कंपनियों और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के मामलों को देखता है। SBBS का काम है भारतीय कंपनियों पर नजर रखना और ये पक्का करना कि वो ABS के नियमों का पालन करें। और BMCs गांव के लेवल पर वहां की जैव विविधता और पारंपरिक ज्ञान का रिकॉर्ड रखती हैं और उसे बचाती हैं। दिव्या फार्मेसी का मामला SBB के दायरे में आया क्योंकि वो एक भारतीय कंपनी थी। तो अब जब हम इस कानून की पूरी मशीनरी को समझ चुके हैं, तो चलिए वापस उस बड़े सवाल पर लौटते हैं। इस पूरे सिस्टम को ध्यान में रखते हुए आखिरकार कोर्ट ने दिव्या फार्मेसी केस में अपना क्या फैसला सुनाया? अदालत का फैसला बिल्कुल साफ और दो टूक था। कानून सबके लिए बराबर है, चाहे कंपनी भारतीय हो या विदेशी, नियम सब पर एक जैसे लागू होंगे। राष्ट्रीयता के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जा सकता। और ये एक ऐसा फैसला था जिसने भारत में जैव विविधता को बचाने की लड़ाई को एक नई दिशा दी। इस एक फैसले ने 3 बहुत ही जरूरी सिद्धांत तय कर दिए, जो एक तरह से गेम चेंजर साबित हुए।
पहला, एबीएस भारतीय कंपनियों के लिए भी जरूरी है, कानून में कोई भेदभाव नहीं है। दूसरा, पारंपरिक ज्ञान को एक सामुदायिक संपत्ति माना गया है जिसे कोई भी मुफ्त में इस्तेमाल नहीं कर सकता। और तीसरा, अगर कोई कंपनी किसी कच्चे माल को प्रोसेस करके कोई नया प्रोडक्ट बनाती है तो भी उसकी मुनाफा बांटने की जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती। आखिर में ये पूरी बातचीत हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। आज की इस ग्लोबल दुनिया में जहां हर चीज खरीदी और बेची जाती है, हम ये कैसे पक्का करें कि हमारा सदियों पुराना ज्ञान और हमारी कुदरती दौलत का फायदा उन लोगों तक पहुंचे जिन्होंने पीढ़ियों से इसकी हिफाजत की है? ये कानून और ये अदालती फैसला इस दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है, लेकिन असली चुनौती इसे जमीनी स्तर पर लागू करने में है।